तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम लोग साइंस टेक के अंतर्गत जो आपका ग्रुप बी है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है कि जो आपका पेपर 6 है वो टोटल 5 ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला ग्रुप आपका भौतिक विज्ञान है, दूसरा ग्रुप जीव विज्ञान है, तीसरा ग्रुप कृषि विज्ञान है और चौथा ग्रुप है वातावरणीय विज्ञान। और वहीं अगर हम लोग पाँचवें ग्रुप की बात करें तो वो है आपका विज्ञान और तकनीकी विकास, जिसमें से हम लोग ग्रुप पांचवा जो ग्रुप है यानी ग्रुप ई विज्ञान और तकनीकी विकास, इसकी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रुप ए जो आपका भौतिक विज्ञान है, इसकी भी क्लासेस हम लोग कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग ग्रुप बी यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इस वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी वाले जो सेक्शन है ग्रुप बी, इसका कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन भी किए थे और साथ ही साथ 6 जेपीएससी में, 7 to 10 जेपीएससी में, 11 to 13 जेपीएससी में, इसके अलावा जेपीएससी बैकलॉग 2024 वाला जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है बायोलॉजी के सेक्शन से, उनको भी हम लोग देखे थे। यानी कि 4 एग्जाम की बात करें तो हर एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन मिलता है और जिसमें से हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन रहता है और उसमें एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। तो ग्रुप बी में आपका टोटल 4 एग्जाम मिलाकर 8 क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर। उन 8 क्वेश्चन को हम लोग देखें और पूरा हम लोग सिलेबस को भी समझे। हम लोग जाने थे कि जो आपका बायोलॉजी का जो सिलेबस है इसको टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और 5 यूनिट में देखिएगा तो हर यूनिट में 3 से 4 टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आपको जीवित विश्व के बारे में पढ़ना है, कोशिका संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ जीवों की जो विविधता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और सेकेंड जो टॉपिक था, टॉपिक नहीं बोलिए उसको, सेकेंड जो यूनिट था उसमें आपको जैव अणु के बारे में पढ़ना है यानी कि बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, जिसमें तो आपको सबसे पहले 3 चीज़, प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा, इन तीनों का संरचना और इन तीनों का कार्य के बारे में पढ़ना था। उसके बाद विटामिन क्या होता है और विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको पढ़ना था। इसके अलावा फिर आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ना था। उसके बाद आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना था। फिर हार्मोन्स के बाद पढ़ने के बाद हम लोगों को जानना था वहाँ पे कि जंतु हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है और उनके कार्य क्या है वो जानना था। उसके अलावा फिर एक और कॉन्सेप्ट जानना था आपको, इसी में ही एक और टॉपिक छोटा सा पढ़ना था, पौधे और वृद्धि के जो नियमन है उस नियमन को भी, यानी कि जो वृद्धि का जो नियमन है यानी कि इसका जो रेगुलेशन है उसको भी आपको पढ़ना था। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्रोथ आपका रेगुलेशन पढ़ना था, इसी में आपको प्लांट का ही, तो प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेशन यानी कि इसको बोला जाता है पौधे और वृद्धि का आपका नियमन, ये टॉपिक पढ़ना था। फिर आपका ये आपका यूनिट 3 की बात करें तो वहाँ पे आपका कोशिका का जनन पढ़ना था यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन पढ़ना था, जिसमें आपको सेल साइकिल पढ़ना था। फिर आपका माइटोसिस और आपका मियोसिस जो है प्रोसेस उसको पढ़ना था। फिर यूनिट 5 में अगर देखें तो हम लोग वहाँ पे मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम था वो पढ़ना था, जिसमें आपको एकल संकरण और आपको द्विसंकरण के बारे में पढ़ना था, यानी कि आपका एक मिनट रुकिएगा, मोनोहाइब्रिड और आपका डाईहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके बारे में पढ़ना था। फिर लिंग वंश गति के बारे में पढ़ना था। फिर लिंग निर्धारण कैसे होता है वो जानना था। फिर डीएनए का संरचना और उसका कार्य पढ़ना था। फिर डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का प्रतिलिपि पढ़ना था। फिर प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है वो जानना था। फिर आपको जीन नियमन का जो सिद्धांत वो पढ़ना था। फिर आपको विभेदन का आणविक आधार यानी विभेदन बोला तो इसको बोलते हैं विभाजन, तो विभाजन के आणविक आधार यानी कि विभेदन के आणविक आधार ये पढ़ना है। और फिर आपका लास्ट यूनिट है यूनिट 5 और वो है आपका पृथ्वी पर जीवन के क्रम का जो है विकासवाद का सिद्धांत पढ़ना था, जिसमें आपको मानव के विकास को भी शामिल करके पढ़ना था। तो इस तरह से टोटल आपको एक बार हम रिकॉल करवा दिए हैं पूरा सिलेबस को। ठीक है। इसमें से जो आपका यूनिट 1 है इसमें आपका 3 टॉपिक पढ़ना था। एक तो आपको द लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित विश्व के बारे में पढ़ना था। उसके अलावा फिर आपको कोशिका का संरचना और उसके कार्य, तो दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कोशिका का संरचना और उसका कार्य पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक है आपका जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये 3 टॉपिक पढ़ना है। तो इनमें से यूनिट 1 का सेकेंड नंबर टॉपिक कोशिका संरचना और उसके कार्य, और यूनिट 3 का जो टॉपिक है कोशिका जनन यानी कि सेल का रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल पढ़ना है। और उसी में ही आपको समसूत्री यानी कि माइटोसिस प्रोसेस और आपका अर्धसूत्री जो विभाजन है यानी कि मियोसिस, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2, ठीक है, और साथ ही साथ यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2 और यूनिट 3 का जो है टॉपिक, यूनिट 3 की बात करें तो इसमें आपका एक ही टॉपिक है कोशिका का जनन के बारे में पढ़ना है, सेल रिप्रोडक्शन। तो इस टॉपिक को हम लोग मिला के पढ़ेंगे यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 3
दोनों अलग अलग लिख दिया है, दोनों को जबकि एक ही जगह लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सिलेबस भी आपको पीछे समझाया गया है और वही बताया गया कि सिलेबस में देखिएगा तो 5 यूनिट है, इसमें से यूनिट 1 में 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है जीव, या आपका जीव जगत यानी कि सजीव जगत बोलिए या फिर जीवित विश्व बोलिए। इसके अलावा दूसरा टॉपिक पढ़ना है कोशिका की संरचना और इसके कार्य, और तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपका जीवों में विविधता। तो जो आपका दूसरा टॉपिक है कोशिका संरचना और उसके कार्य, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ ही साथ यूनिट जो 3 है आपका कोशिका जनन, जिसमें कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में दिया हुआ है, उसको हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो है वो आपका क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे इसको। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कोशिका संरचना और उसके कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है वो कोशिका की संरचना क्या है और उसके कार्य क्या है, उन सभी के बारे में हम लोगों को जानना होगा। इससे पहले आपको कुछ कुछ जो बेसिक बातें हैं वो आपको हम बता देते हैं कि कोशिका का जो खोज है वो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, और ये जो है वो एक आपका कॉर्क पेड़ की जो है छाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जीवित कोशिका की बात करते हैं, लेकिन वो जो था वो आपका मृत कोशिका का वो खोज किया गया था। ठीक है, उसके बाद जीवित कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो आपका वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि इसके कई साल बीत जाने के बाद रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका का जो नाभिक है, न्यूक्लियस जो है, उसका खोज किया गया था। ठीक है, तो क्या क्या बताया है कि सबसे पहले सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क जो पेड़ है उसकी छाल पे मृत कोशिका का अध्ययन करके कोशिका शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था, यानी कोशिका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया 1665 में, वो मृत कोशिका था। उसके बाद बोला गया कि वॉन लीeuwenhoek के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई, और उसके कई सालों के बाद बीत जाने के बाद देखिए तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका का जो है वो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का खोज किया गया। ये 3 आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है। उसके बाद एक डेट याद रखिएगा कि 1838 ईस्वी में जर्मनी का एक वनस्पति शास्त्री होता है जिनका नाम होता है स्लाइडेन। उसने बताया है कि कोशिका जो है वो सभी पादपों की मूल संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, सबसे पहले स्लाइडेन साहब बोलते हैं कि 1838 में कि जो कोशिका है, जो सेल है, वो सभी पादप जो पादप है यानी जितने भी प्लांट है उन सभी प्लांटों का संरचनात्मक इकाई है। ठीक है ना। लेकिन 1839 में 1 साल के बाद एक और वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है स्वान बोलते हैं कि सभी जंतुओं की भी मूल इकाई यानी कि मूल जो संरचनात्मक इकाई है वो भी आपका कोशिका ही है। सबसे पहले तो स्लाइडेन बोलता है 1838 में कि जितना भी पादप है उन पादपों की जो मूल संरचनात्मक इकाई जो होता है वो आपका कोशिका है। फिर 1939 में स्वान के द्वारा भी बोला गया कि जंतुओं का भी जो मूल संरचनात्मक इकाई है वो भी आपका कोशिका ही है। ठीक है, और इन खोजों ने ये साबित कर दिया कि पादप और जो जंतु की जो मौलिक संरचना है इसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का मौलिक संरचना कैसा है, सेम है। वो भी कोशिका से ही बना है, ये भी कोशिका से बना है। तो आप चाहे पादपों की बात करो चाहे आप जंतुओं की बात करो तो इसकी जो सबसे मूलभूत जो इकाई होता है वो कोशिका ही है दोनों में। हम लोग जानते हैं कि कोशिका से ही मतलब सेल से बनता है टिश्यू यानी कि उत्तक से बनता है अंग यानी कि ऑर्गन्स, और बहुत सारे अंगों को मिलाकर बनता है बॉडी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। आगे देखिए, स्लाइडेन और स्वान के खोजों के आधार पे ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो बाद में कोशिका का सिद्धांत आया और इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका जो है वो सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। तो बाद में स्लाइडेन और स्वान के खोज जो हुए डिस्कवर जो इनके द्वारा जो भी डिस्कवर किया गया, इन्हीं खोजों के आधार पे ही बाद में कोशिका का सिद्धांत आया, सेल का थ्योरी आया, सेल का प्रिंसिपल आया। और उस सिद्धांत के अनुसार बोला गया कि जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उन सभी का जो मूलभूत इकाई जो होता है वो आपका कोशिका ही होता है। कहीं पे विकसित अवस्था में होता है, कहीं पे अविकसित अवस्था में होता है। उसी को ही हम लोग प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर शामिल करके पढ़ते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा कि एक डेट आता है आपका 1855 में ही। तो बोला जा रहा है कि 1855 में रुडोल्फ बर्चो ने, नाम क्या है, रुडोल्फ बर्चो ने बताया कि जो भी नई कोशिका है उन नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो वर्तमान में मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि 1855 में रुडोल्फ बर्चो ने बताया कि जो नया कोशिका जो जनरेट हो रहा है, बन रहा है,
वो कैसे बनता है? तो वर्तमान में जो आपके पास अभी अवेलेबल है कोशिका सेल, उसी से ही नया कोशिका बनता है। और इसके आधार पे कोशिका सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित 3 बिंदुओं पे कार्य करता है। बताया गया मतलब कि यानी कि वर्तमान में जो कोशिका आपके पास प्रेजेंट है, उसी कोशिका के द्वारा देखिएगा कि नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसी के आधार पर जो है वो कोशिका सिद्धांत दिया गया है रुडोल्फ बर्चो के द्वारा। जिसमें कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बात बोला गया, 3 तरह का मेन बात बोला गया, वो आपको हम बता दे रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको हम लोग को समझना ही है। तो 3 सिद्धांत कौन कौन है? तो बोला गया है कि कोशिका जो है वो सभी सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जी सही बात है। कोशिका सभी सजीवों की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी का आधारभूत संरचनात्मक इकाई होता है, और संरचनात्मक इकाई के साथ साथ ये क्रियात्मक इकाई भी होता है। और सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं के ही बने होते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सभी किस पे बने हुए हैं? सभी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। और हर एक कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत में। अच्छा, कोशिका की कुछ विशेषता भी होता है, सेल का क्या क्या विशेषता वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो सब यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पे केवल कोशिका का संरचना और उसके कार्य के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कोशिका का थोड़ा सा विशेषता भी आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, वो भी आपको हम समझा देते हैं। बाकी बात जो यहाँ पे दिया हुआ है वो तो आपको पढ़ना ही है। कोशिका की विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहला, कोशिका जो है वो एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स है, परंतु वो कॉम्प्लेक्स है बट वो संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी है वो। मतलब कि कोशिका एक जटिल तो है ही, कोशिका एक जटिल प्रक्रिया है बट बहुत ही संगठित इकाई है। कोशिका जटिल तो है बट बहुत ही संगठित इकाई है, यानी कि बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है यूनिट। तो कोशिका जटिल तो है परंतु बहुत ही संगठित इकाई है। और कोशिकाओं में स्वयं की मरम्मत करने की क्षमता होती है, यानी कि अगर उसको कुछ चोट उट लग गया तो अपने आप को ठीक करने का उसके अंदर क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है। ये दूसरा विशेषता था। तीसरा विशेषता है कि कोशिकाओं में स्व प्रजनन की क्षमता होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की भी क्षमता होती है कोशिकाओं में, अर्थात वे पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही नई बनती है। यानी कि सेल डिवीजन होगा तब नया कोशिका बनता है, ऐसा। चौथा विशेषता, कोशिका में सजीवों की आनुवांशिक सूचना होती है, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स है इन सभी का आनुवांशिक सूचना होता है, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होता है कोशिका में ही। और कोशिकाएं जो है वो पांचवा विशेषता कि कोशिकाएं जो है वो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का उपयोग करती है। तो जितना भी आपका जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस है, उसके लिए ये एनर्जी का उपयोग करता है, और एनर्जी इसके पास भी होता है। फिर देखिए छठा विशेषता, कोशिकाओं में स्व नियंत्रण की भी क्षमता होती है। ये इसके पास सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल्फ कंट्रोल का भी क्षमता होता है, अर्थात अपने वृद्धि बोला जाता है कि अर्थात जो कोशिकाएं हैं वो अपने वृद्धि और विकास को भी नियंत्रित कर सकती है। यानी कि कब आपको वृद्धि करना है, कब आपको रुक जाना है, वो सभी कोशिका डिसाइड करता है। उनके पास सेल्फ रिप्रोडक्शन का भी क्षमता होता है, तो सेल्फ कंट्रोल का भी क्षमता होता है। समझे ना? आप देखते होंगे कि बचपन से हम लोग का उम्र बढ़ते जा रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है। एक उम्र के बाद के बाद आपका देखते होंगे हाइट आपका रुक जाता है, उसके बाद बढ़ता ही नहीं है। तो कंट्रोल है कि नहीं है? जी हाँ। सातवां विशेषता है कि कोशिकाएं जो है वो विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रिया या प्रक्रियाओं को संपादित करती है। तो जितना भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है, जैव रासायनिक यानी कि आपका बायोलॉजिकल केमिकल जो प्रोसेस है उसको ये संपादित करती है, यानी कि ये एक तरह से फुलफिल करती है, उसको कंप्लीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर हम सभी को पता है कि आपका जो कोशिका है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका संपूर्ण विकसित कोशिका होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका ये अल्प विकसित होती है या फिर विकसित होने से पूर्व की अवस्था होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, फिर आपका देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, फिर हम लोग जाएंगे कोशिका के संरचना की ओर। तो अब आपको पढ़ने में यहाँ पे जो अभी हम आपको बताएंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कोशिका संरचना के बारे में। तो कोशिका के बारे में पीछे बता दिया गया है, अब हम लोग कोशिका संरचना के बारे में देखेंगे। और कोशिका संरचना में जो भी पॉइंट है, चाहे वो कोशिका झिल्ली हो, कोशिका द्रव हो, फिर देखते होंगे आपका राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, गोल्जी कॉय है, अंतःप्रद्रवी जालिका हो यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जो कि आपका 2 तरह का होता है, चिकनी और खुरदरी। इसके बारे में पढ़ना होगा। तारक का जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं वो क्या होता है, राजधानी क्या होता है,
केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, लाइजोसोम, लवक, इन सभी के बारे में एक एक करके देखना होगा। तब आपका कोशिका का जो संरचना वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरा क्लियर हो पाएगा। समझ गए मेरी बात को? जी हाँ, आगे बढ़िए। कोशिका जो है वो सेल जीवन की मूलभूत इकाई होती है, बिल्कुल सही बात है, जिसे रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में खोजा गया था। ये कैसा था? मृत था। और जीवित वॉन ल्यूवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था जीवित कोशिका। सभी जीवित प्राणी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कोशिकीय संरचना में विभिन्न भाग होते हैं। तो कोशिकीय अगर हम लोग संरचना की बात करें तो इसमें अलग अलग भाग होते हैं। न्यूक्लियस है कहीं पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहीं पे साइटोप्लाज्मा है, ठीक है, कहीं पे आपका साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, इस तरह से। तो कोशिकीय संरचना में विभिन्न भाग होते हैं जो कोशिका के कार्यों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, यानी कि नियंत्रित करते हैं। तो कोशिका की संरचना में अलग अलग भाग होते हैं जो कि कोशिका के कार्यों को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, यानी कि नियंत्रित करते हैं। कोशिकाएं यानी कि जो आपका सेल है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपका यूकेरियोटिक कोशिका। ये आपका कोशिका का पूरा फिगर दिया हुआ है, जिसमें दिखते होंगे कोशिका पूरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज है, समझे ना, बिखरा बिखरा नहीं है। अब आइए हम लोग कोशिका का जो आपका टाइप्स है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसकी संरचना और इसके कार्यों का विस्तृत विवरण यहाँ पे किया गया है। जैसे कि कोशिका के अगर हम लोग प्रकारों की बात करें तो ये आपका दो प्रकार का है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये रहा, इसके बारे में देखिए। तो बोला जा रहा है कि ये सरल कोशिकाएं होती है, बहुत ही सिंपल सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया में। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना वो पूरा एकदम विकसित नहीं होता, ये आपका अल्प विकसित होता है या फिर विकसित से पहले का अवस्था होता है। और ये बहुत ही सिंपल इसमें कोशिका होता है, जिसमें आपको देखिएगा कि इसमें आपका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नहीं होगा। इसमें आपका डीएनए जो होता है वो आपका साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा में ही फैला होता है। डीएनए जो है वो आपका किसमें फैला होता है? तो आपका साइटोप्लाज्मा में ही पूरा देखते होंगे फैला होता है। साइटोप्लाज्मा वगैरह क्या है, डीएनए वगैरह क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। फिर बोला जाता है इसका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। इसको आप जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लगाइएगा तब तक आप इसको देख ही नहीं पाइएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग अल्प विकसित कोशिकाएं कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। ये किस में होता है? तो ये आपका बैक्टीरिया में होता है, आर्किया में होता है। इसके अलावा इसमें नाभिक नहीं होता है, और इसमें जो डीएनए होता है वो आपका साइटोप्लाज्मा में ही फैला होता है। और इसका जो आकार है वो आपका 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ तो होते हैं, बट इसमें जो है वो आपका न्यूक्लियस नहीं होगा। देखो ये पूरा साइटोप्लाज्मा है, यानी कि वाइट वाइट जो दिख रहा है ना ये आपका पूरा साइटोप्लाज्मा है। यानी कि समझिए ना साइटोप्लाज्मा को ये बोला जा रहा है कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव में ही ये पूरा फैला होता है, ठीक ना। इसमें आपका अलग से न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस होता है तो क्या है कि जो डीएनए होता है ना, यूकेरियोटिक कोशिका में देखिए जो डीएनए है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे डीएनए मतलब ये न्यूक्लियस है ही नहीं। तो जो डीएनए है वो आपका साइटोप्लाज्मा में ही फैला हुआ है, और साइटोप्लाज्मा में आपका राइबोसोम है, मेजोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर आपका इसी में ही आपका ये आपका प्लास्मिड है, फिर बहुत सारा इसमें है, साइटोप्लाज्मा में ही सब कुछ फैला हुआ है। तो ये जो आपका ये दिख रहा है ये वाला पूरा जो है वो पूरा साइटोप्लाज्मा में ही ये फैला हुआ है। डीएनए ये देखिए लाल लाल, ये लाल लाल जो है ना बिखरा बिखरा, ये आपका डीएनए है, जिसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो कि आपका साइटोप्लाज्मा में ही फैला हुआ है। अब आइए यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। तो बोला जाता है कि आपका जटिल कोशिकाएं हैं, वो सिंपल कोशिकाएं था, ये आपका जटिल है। जैसे कि आपका पौधे में मिलेगा, जंतु में मिलेगा, कवक में मिलेगा, प्रोटिस्टा में मिलेगा इत्यादि। तो बैक्टीरिया में और आर्किया में प्रोकैरियोटिक कोशिका, और पेड़ पौधे, जंतु, प्रोटिस्टा और कवक में यूकेरियोटिक कोशिका। इसमें झिल्ली से घिरा नाभिक होता है, यानी कि इसमें नाभिक तो होगा, न्यूक्लियस होता है, और वो भी एक आपका झिल्ली से, एक आपका मेम्ब्रेन से आपका घिरा होता है। और इसका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ये आपका 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और वो आपका 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 माइक्रोमीटर से छोटा प्रोकैरियोटिक, और 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर के अगर बीच में रहा तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। इसमें देखेंगे आप तो बहुत ही ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, समझे। यहाँ पे देखिएगा कि आपका ये जो है किनारे में सबसे पहले देखिएगा आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल का ये आपका यहाँ पे ना सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और एक तरह से ये आपका सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करता है।
ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिएगा, अंदर में देखिएगा तो आपका क्या है, तो अंदर में देखिएगा तो आपका पूरा साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा में देखिएगा कि एक अंदर में देखिएगा बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस भी जो है वो आपका झिल्ली से घिरा हुआ, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी जो है वो झिल्ली से आपका घिरा हुआ है। फिर यहीं पे देखिए किनारे में आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका देखने को मिलेगा। क्या, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, जो कि आपका दो तरह का होगा, एक तो आपका खुरदरा होगा, एक आपका चिकना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि ये आपका है गोल्जी बॉडी, जिसको हम लोग गोल्जी कॉइल कहते हैं, ये फैला हुआ है। फिर यहीं पे आपका लाइजोसोम भी है, और यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे आपका लाइजोसोम है, यहाँ पे आपका राइबोसोम है, यहाँ पे आपका पूरा ये साइटोप्लाज्मा है। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्मा है। साइटोप्लाज्मा यानी कि आपका कोशिका द्रव होता है ना, और कोशिका द्रव में ही सब कुछ फैला होगा, और कोशिका द्रव में आपका केंद्रक होगा जो कि झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपका ये साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन क्या है, एक तरह से इसको जो है वो आकार प्रदान करता है स्केलेटन, ठीक है। और बाहर में आपका सेल मेम्ब्रेन है पूरा, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये पूरा जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन है, जो कि इसको एक मतलब तरह से, एक तरह से इसको ना मतलब कि घेर के रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कोशिका जो द्रव है साइटोप्लाज्मा, इसमें कोई भी जो है वो कोई भी अंग एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, इतना सब ऑर्गेनाइज है, समझे ना बात को। तो ये हो गया आपका यूकेरियोटिक का कोशिका, ये रहा आपका यहाँ पे। इसका एग्जांपल कहाँ कहाँ रहेगा, तो ये आपका आपका मतलब कि ऑर्किया में, और ये आपका रहेगा बैक्टीरिया में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। बाकी बात ये सभी जो है वो आपका प्रोटिस्टा में, कवक में, जंतु में, पादप में, सभी में आपका यूकेरियोटिक कोशिका रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग कोशिका की जो है वो मुख्य संरचना और इसके जो भी कार्य हैं उन सभी को देखेंगे एक एक करके। तो कोशिका को तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है, मेन इसका तीन पार्ट जो है वो किया जाता है। पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसी को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है आपका साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और तीसरा है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। और इनके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी बहुत सारे अंग होते हैं। देखिए क्या बोले हम वो समझिए। इसके तीन मेन भाग होते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, यानी कि आपका केंद्रक। और तीसरा हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्मा, यानी कि आपका कोशिका द्रव। इसके तीन मेन भाग है, ठीक है ना। और ये तो आपका है ये तो आपका है क्या, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। और ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा आपका कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा। और कोशिका द्रव और आपका ये जो है ना केंद्रक, इन दोनों को सम्मिलित रूप में ही हम लोग जो है वो इसी को हम लोग जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो तीन चीज़ बताएं, कोशिका के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला आपका है कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा यानी कि सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव्य। फिर बोला गया कि जो आपका केंद्रक है और जो आपका कोशिका द्रव्य है, इसको सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक ना। अब हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है यानी कि कोशिका जो झिल्ली है उसके बारे में पढ़ना होगा, क्या है क्या नहीं है सो। इसका संरचना की बात कीजिएगा तो बोला जाता है कि यह जो है वो कोशिका की सबसे बाहरी सीमा होती है, यानी कि ये आपका कोशिका है, तो इस कोशिका का जो सबसे बाहर वाला जो सीमा है, ये वाला, ये किससे बना होता है, ये बना होता है सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो यह कोशिका की बाहरी सीमा है, जो कि आपका फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत यानी कि बाइलेयर से बनी होती है। ये दो परत होता है, और ये दो परत किसका होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की ये परत होती है, समझे ना। और इसमें प्रोटीन होता है, इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, और इसमें एम्बेडेड होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और आपका कार्बोहाइड्रेट ये सभी जो है वो एम्बेडेड होते हैं, यानी सब जुड़े हुए होते हैं। मॉडल की बात करिए तो ये आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो सिंगर और निकोलसन साहब के द्वारा एक मॉडल दिया गया था जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल ये इसको कहते हैं। इसी में और बताइए, और बताते हैं इसी में आपको ही समझिए एक चीज़ और।
कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली क्या है, देखिए कोशिका के सबसे बाहर चारों तरफ देखिएगा एक बहुत पतली सी और बहुत ही मुलायम सी और बहुत ही लचीली झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जो झिल्ली होता है वो आपका अर्ध परागम्य होता है। कैसा होता है, तो ये आपका अर्ध परागम्य होता है। और ये जो झिल्ली होता है वो अर्ध परागम्य होता है, और इस झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ इसके अंदर जा सकते हैं और कुछ ही पदार्थ इससे बाहर आ सकते हैं। मतलब जो मन वो सब नहीं जाएगा, छाट छाट के जाने देगा। मतलब एक तरह से ये सिक्योरिटी गार्ड है। समझ में आ गया। कोशिका जो झिल्ली होता है वो आपका वसा का प्रोटीन का बना होता है, जिसमें दो परत प्रोटीन के बीच एक परत वसा का होता है। समझो, यानी कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये जो है वो आपका प्रोटीन का परत है, ये भी प्रोटीन का परत है। तो दो को प्रोटीन का परत हो जाएगा और बीच में एगो वसा का परत हो जाएगा, वसा यानी फैट का। समझ में आया। तो ये बोला गया है कि ये जो है वो आपका यहाँ पे बोला गया था ना कि फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत यानी कि बाइलेयर होती है। दो परत में देखिए कि दोनों तरफ होगा आपका क्या, तो दोनों तरफ होगा आपका ये क्या बोलते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के बीच में एगो परत होगा वसा का। जो भी आपको याद रहेगा इसको याद रखिएगा। इसके कार्य की बात कीजिएगा तो ये आपका कोशिका को आकार देता है और साथ ही साथ ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि एक तरह से सिक्योरिटी भी देता है। कौन अंदर जाएगा कौन नहीं अंदर जाएगा इस डिसाइड यही करता है। चुनिंदा, ये आपका इसका एगो नेचर है कि आपका चुनिंदा पारगम्यता यानी कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि पदार्थों का प्रवेश और निकास, यानी जो प्रवेश हो रहा है, इंटर हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है, ये इसको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका ऑस्मोसिस और आपका डिफ्यूजन, जैसे एग्जांपल बोला कि आपका ऑस्मोसिस और आपका डिफ्यूजन, ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए, पौधों में जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अतिरिक्त रूप से मौजूद होते हैं जो सेल्यूलोज से बनी होती है और मजबूती से ये प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली का एक और परत होता है आपका किसमें, तो आपका पादप कोशिकाओं में। जो कि पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होता है ना वो आपका सेल्यूलोज का बना होता है। किसका, तो आपका सेल्यूलोज का बना होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो पौधों में जो सेल वॉल है यानी कोशिका जो झिल्ली है वो अतिरिक्त रूप से मौजूद होती है, यानी कि उसका जो लेयर और भी मोटा होता है। और वो किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है। और वो क्या करता है, वो आपका मजबूती प्रदान करता है। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कोशिका का जो निर्माण हुआ वो बहुत सारे घटकों से हुआ, बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर होता है। और जिसमें कोशिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, यानी कि हम लोग मतलब कि सेल ऑर्गन्स कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका एक विशेष कार्य करता है जो जीवन से संबंधित जैविक जो भी प्रक्रिया है इसको करने में समर्थन होता है। और अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग देखते हैं तो कोशिका को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हो जाएगा कोशिका झिल्ली, एक हो जाएगा कोशिका द्रव, एक हो जाएगा केंद्रक। समझ में आ गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहला कोशिका झिल्ली क्या है क्या नहीं है। सो अब हम लोग को पढ़ना होगा कोशिका द्रव के बारे में, यानी कि हम लोगों को पढ़ना होगा साइटोप्लाज्मा के बारे में। और जितने भी आपके पदार्थ, जितने भी ऑर्गन्स बताएंगे वो सभी आपका साइटोप्लाज्मा के अंदर ही छिपे हुए रहेंगे। किसमें, तो आपका साइटोप्लाज्मा में ही छिपे हुए रहेंगे। ठीक है। अब आइए हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक नहीं मतलब ये सेकेंड पार्ट, वो है आपका साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा को ही ना कोशिका द्रव कहा जा रहा है, इसको आप भूलिएगा नहीं, कोशिका द्रव। और जितने भी हम अभी पदार्थ आपको बताएंगे ना वो सभी कोशिका द्रव में ही रहेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्मा में ही रहेंगे। इसका संरचना कैसा है, तो यह कोशिका का जेल जैसा भाग होता है, यानी कि एकदम जिली जिली टाइप में होता है, एकदम चिपचिपा होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियस के बीच में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियस के बीच में, समझो कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि सेल वॉल है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, और तो यहाँ पे जो फैला हुआ है ना ये आपका कोशिका द्रव ही है, यानी क्या यही आपका साइटोप्लाज्मा है। ठीक, आगे देखो, इसमें आपका पानी होता है, आयन होता है, प्रोटीन होता है, और आपका ऑर्गेनेल्स घुले हुए रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो घुले हुए रहेंगे, प्रोटीन, आयन, पानी सभी। और इसी को ही हम लोग जो है वो साइटोसोल, यानी इसका जो है वो तरल भाग होता है। इसका जो लिक्विड वाला जो पार्ट है ना उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। क्या, तो साइटोसोल। तो याद रखिए इसका संरचना, माइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्मा का यानी कोशिका द्रव का संरचना क्या है,
तो इसका जो है यानी कि ये कोशिका का जेल जैसा भाग होता है, यानी जेली टाइप में, तो चिपचिपा होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियस के बीच में होता है। और इसमें पानी, आयरन, प्रोटीन और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो घुले हुए रहते हैं। और इसका जो लिक्विड वाला जो पार्ट है वो आपका साइटोसोल कहलाता है। क्या? तो साइटोसोल कहलाता है। ये समझ में आ गया। और सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है उसको हम लोग जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? तो हम लोग बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन दोनों को कंबाइंड रूप में हम लोग जीव द्रव्य कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं? कि जिसमें आपका पूरा कोशिका के अंग बिखरे हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो रीजन है जहाँ पे सभी अंग फैले हुए हैं उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को सम्मिलित रूप में जीव द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो डीएनए होता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? बहुत सारे पदार्थ होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःपरद्रव्य जालिका, इस तरह करके। समझ में आ गया बात? जी हाँ। तो क्या बोला गया है कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है वही आपका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा कहलाता है, जो कि बहुत ही गाढ़ा होता है और पारभासी होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। यानी कि उससे एक जगह से दूसरी जगह देखा नहीं जा सकता, इतना गाढ़ा होता है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। और जिसमें बहुत सारे कोशिका के जो अंग है जिसको कोशिकांग कहा जा रहा है वो बिखरे हुए होते हैं। समझ में आ गया? जी हाँ। अब इसका हम लोग कुछ कार्यों के बारे में देखते हैं। ये कार्य क्या करता है? तो ये आपका विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को या फिर प्रक्रियाओं को ये जो है वो पूरा फुलफिल करता है। यानी कि जितने भी आपका रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, जिससे जैसे कि आपका ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस ये क्या है? ये आपका रासायनिक प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो आपका यहीं पे साइटोप्लाज्मा में ही पूरा संपन्न होता है। आगे देखो, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है साइटोप्लाज्मा ये ऑर्गेनेल्स को सहारा देता है और पदार्थों का परिवहन करवाता है। तो ये ऑर्गेनेल्स यानी कि जो भी ऑर्गेनेल्स मतलब क्या? कोशिका के अंग यानी कि ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स, इस सभी को ये क्या करता है? ये सहारा देता है और साथ ही साथ उनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है एक जगह दूसरी जगह। उनका नहीं, मतलब उनके अंदर से एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसी में ही एक चीज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? तो ये बोला जाता है आपका कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बना होता है, जो कि कोशिका को गति देता है, कोशिका का आकार और कोशिका का विभाजन में मदद करता है। तो ये रहा आपका साइटोस्केलेटन, ये रहा आपका ये देखिए, ये रहा ना आपका, ये बिखरा बिखरा है ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। तो ये जो बिखरा बिखरा है ना, ये आपका है साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन जो है वो कोशिका को क्या करता है? ये गति देता है, ये आपका दिशा देता है। क्या बोले हम? ये आपको कोशिका को आकार देता है, गति देता है और कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें ये मदद करता है। और ये किससे बना हुआ होता है? तो ये आपका माइक्रो ट्यूब्यूल्स से बना होता है, माइक्रो फिलामेंट से बना होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट से ये बना होता है। ठीक ना? ये सभी याद जो जो रहेगा याद रखिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका न्यूक्लियस की ओर। ये मान लीजिए ये कोशिका है, बाहर में आपका कोशिका झिल्ली है, ठीक है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ जो पार्ट है, इस सभी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा और केंद्रक दोनों को मिला दे तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है। तो अब ये हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखना होगा जिसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, समझा के पढ़ा रहे तोड़ कर। न्यूक्लियस की संरचना की बात कीजिएगा तो बोला जाता है कि यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कोशिका को पूरा कंट्रोल यहीं से किया जाता है न्यूक्लियस से ही, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। यह आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि दोहरी झिल्ली होता है इससे ये घिरा होता है। और इसमें आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्रोमेटिन में आपका डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों होता है। तो आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसके अलावा आपका क्रोमेटिन जिसमें आपका डीएनए और प्रोटीन होता है। इसके अलावा ये आपका है न्यूक्लियोली, ये इससे ये बना होता है। इसमें क्या क्या होता है? 3 चीज़ होता है। एक तो आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, दूसरा होता है आपका क्रोमेटिन और फिर आपका होता है न्यूक्लियोली। एक तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा, दूसरा हो जाएगा क्रोमेटिन और तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियोली।
इससे ये तीनों इसमें होते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स पदार्थों का ये आदान प्रदान करता है। न्यूक्लियर पोर्स पदार्थ जो भी है उन सभी पदार्थों का ये आदान प्रदान करता है। नहीं समझ में आया? सिंपल तो था लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, समझो ना ऐसा। केंद्रक के बारे में, केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव के बीच में एक आपका गोल और गाढ़ी संरचना होती है, जिसके केंद्र जिसमें जो है वो, मतलब सोचो ऐसा, कोशिका द्रव के बीच में ही एगो गोल सा और एक बहुत ही गाढ़ा संरचना होता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और इसके चारों ओर एक दोहरे परत की झिल्ली होती है और उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी झिल्ली कहलाती है। ठीक है, इसके चारों ओर जो झिल्ली होता है एक तो पतला सा, उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और भी याद रखिएगा कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो केंद्रक का जो झिल्ली है उसी केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो केंद्रक द्रव्य और जो भी कोशिका द्रव्य है, तो केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक अंदर का द्रव्य और कोशिका द्रव्य यानी कि केंद्रक के बाहर का जो द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्मा, इन दोनों के बीच में और कोई भी आदान और प्रदान हो रहा है तो वो आपका इसी से ही होगा, केंद्रक मेम्ब्रेन के द्वारा, केंद्रक झिल्ली के द्वारा ही होगा। समझ में आ गया ये बात? जी। इसका कार्य क्या होता है? तो ये आपका आनुवांशिक जानकारी यानी कि डीएनए संग्रहित रखता है, डीएनए में आनुवांशिक जानकारी रखता है और ये जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा देखिए इसी में ही आपका आरएनए संश्लेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हो जाएगा आपका आरएनए संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस या संश्लेषण की बात कीजिएगा तो इसमें छोटा एम आरएनए, छोटा टी आरएनए, छोटा आर आरएनए का ये उत्पादन करता है। ठीक है ना, जो कि इसमें देखिए आपका कोशिका का जो विभाजन होता है, चाहे वो समसूत्री यानी कि माइटोसिस या फिर अर्धसूत्री यानी कि म्यूसिस हो, सभी में ये आपका क्या करता है, भूमिका निभाता है आरएनए। और ये सभी किसमें, सभी आपका केंद्रक में ही है। और ये जो आपका जो बोले थे ना कि इसमें आपका 3 चीज़ होता है, कौन कौन होता है, तो बताया गया था आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, होता है क्रोमेटिन होता है और आपका न्यूक्लियोली होता है। ठीक है ना, ये सभी डीएनए के अंदर में ही है और डीएनए में ही आपका आरएनए का भी संश्लेषण होता है। 3 तरह का आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आपका आरआरएनए। तो एमआरएनए मतलब ये मैसेंजर का काम करता है, टीआरएनए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और आरआरएनए ये कुछ काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, हमको भी नहीं याद आ रहा है, अभी याद आएगा बता देंगे आगे। और इसमें जो आपका आपका न्यूक्लियोली जो है वो आपका राइबोसोम का संश्लेषण करता है, राइबोसोम का संश्लेषण करता है। और इसमें जो है वो आपका आरएनए का भी संश्लेषण होता है और आपका जो है वो प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है ना सॉरी राइबोसोम का भी संश्लेषण होता है डीएनए में ही। ठीक है, ये देख लो कोशिका पूरा है, कोशिका में बहुत सारे अंग है। यहाँ बीच में देखिएगा ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो पानी सब फैला हुआ है ना ये पूरा क्या है, तो आपका ये साइटोप्लाज्मा है यानी कि ये आपका जो है वो कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य और आपका जो है न्यूक्लियस दोनों को मिला दोगे तो आप वही दोगे तो वही आपका जीव द्रव्य बन जाएगा। ये देखिए इसी को यहाँ बाहर निकाल दिया गया है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की बात कीजिएगा और यहीं पे बाहर में जो है वो आपका राइबोसोम है। और ये राइबोसोम की बात कीजिएगा, ये राइबोसोम है। और यहीं पे जो आपका खुदरा ये जो है ना आपका, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आपका अंतःप्रद्रवी जालिका है, जो कि 2 तरह का होता है, एक आपका खुरदरी और एक आपका है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि रफ और आपका स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सभी है। इसको एक बार समझ लीजिए ना अच्छा से, तब आप इसको बना पाने में सफल रहिएगा, बना लीजिएगा फिर। अब देखते हैं ये जो आपका 3 चीज़ जो मेन था वो आपको बता दिया गया है। कोशिका के जो 3 चीज़ मेन थे वो बताया है। कौन कौन बताया है आपको? सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बारे में, दूसरा है केंद्रक के बारे में और तीसरा है आपका है कोशिका द्रव्य के बारे में। फिर बोला गया कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से आपका जीव द्रव्य कहा जाता है, वो बता दिया गया है आपको। अब देखिए ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे और भी अन्य जो अंग होते हैं, उन सभी अन्य जो प्रमुख कोशिका के जो अंग है यानी कोशिकांग, उनको पढ़ना है और उनके जो भी कार्य हैं उन कार्यों को भी देखना है आपको। तो याद रखिएगा अन्य प्रमुख ऑर्गेनेल्स और उनके कार्य, जिनमें से सबसे पहला क्या है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
इसके संरचना की बात करेंगे, इसके कार्य की बात करेंगे, फिर इसका फिगर देख लेंगे, तब जो है वो चीज़ें आसान हो जाएगी। संरचना की बात कीजिएगा तो बोला जाता है कि बीन के आकार का ये होता है और इसमें दोहरी झिल्ली वाला ये होता है। आंतरिक झिल्ली जो है वो आपका क्रिस्टे से बनी होती है और ये अपना डीएनए अपने पास रखता है, अपना अलग डीएनए रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए कि यह कोशिका द्रव्य में पाने जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कोई है तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये बीन के आकार का होता है। बीन के आकार मतलब फ्रेश बीन का जो छोटा सा दाना होता है ना, ऐसा होता है ना दाना, तो ये बीन के आकार का होता है इस तरह का। और ये जो बोला जाता है कि आपका दोहरी झिल्ली वाला होता है। दोहरी झिल्ली वाला होता है यानी कि इसकी बाहरी परत जो है वो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। और वो जो झिल्ली जो है वो किससे बना होता है, तो आपका प्रोटीन और वसा से निर्मित होता है। किससे, तो वो आपका प्रोटीन और वसा से बना हुआ होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी कि इसको पावर हाउस कहा जाता है। कार्य क्या बोले हैं, तो ये आपका ऊर्जा का उत्पादन करता है, एटीपी का ये केंद्र है। और साथ ही साथ ये आपका जो सेल्यूलर जो आपका रेस्पिरेशन है, यानी कि जो आपका श्वसन के द्वारा ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, और इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। समझो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की ऑक्सीकरण में भाग लेता है। क्या करता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया 3 चीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण में, प्रोटीन का ऑक्सीकरण में और वसा का ऑक्सीकरण में। और ये तीनों में पार्टिसिपेट करेगा और ये क्या बनाएगा, ऊर्जा। और ये ऊर्जा को किस में बदलेगा, तो एटीपी में बदलेगा। तो ये ऊर्जा को एटीपी अणुओं के रूप में संचित करता है। तो ये याद रखिएगा, इसलिए हम लोग इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया 3 तरह का ऑक्सीकरण में भाग लेगा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। और यही तीनों हम लोगों को आगे पढ़ना भी है सिलेबस में। इन तीनों का ऑक्सीकरण में भाग लेगा और ये ऊर्जा को एटीपी अणुओं के रूप में संचित कर लेता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक छोटा सा बीन के आकार का है, जिसमें देखिएगा कि आपका ये जो है वो बाहरी मतलब समझिए कि इसका जो 2 ठो मेम्ब्रेन होता है, यानी कि दोहरी झिल्ली होता है, जो कि प्रोटीन और किससे बना हुआ होता है, आपका प्रोटीन और आपका वसा से बना हुआ होता है। इसके अंदर पूरा नहीं जाना है बस। और इसके पास अपना जो है वो अपना अलग डीएनए होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। अगर ये सभी फिगर याद रह जाएगा तो ठीक है, बाकी बात उतना नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका इनर मेम्ब्रेन और ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो ये आपका बाहरी झिल्ली और एक इसके अंदर में भी है, मतलब एक झिल्ली ऐसा है, फिर इसके अंदर में एक और झिल्ली है। तो ये हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली होता है जो कि प्रोटीन और वसा से ही बना हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। किसके बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई। और ये सभी को याद रख लीजिएगा, सभी का संरचना क्या है, सभी का कार्य क्या है, वो बताते चलिएगा। नेक्स्ट आइए, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और क्लोरोप्लास्ट को समझिएगा कि ये केवल आपका पादप कोशिका में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है, केवल ये आपका क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। और क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में होता है। और इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो ये आपका हरे रंग का होता है और ये भी आपका दोहरी झिल्ली वाला होता है। इसका कार्य क्या है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, इसके द्वारा ये ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन उत्पादन करता है। और इसके पास भी अपना डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ये आपका पादप कोशिका में मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। ये आपका हरे रंग का होता है और इसका काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करना है। तो ऑक्सीजन बनाता है और आपका ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। और इसके पास भी जो है वो अपना डीएनए होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे इसका कोशिका का अंग, वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम उसमें युक्त होता है, यानी कि राइबोसोम लगा हुआ रहता है। और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आपका चिकना यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो,
ये है आपका, मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें अगर आपका राइबोसोम लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे खुरदरा, और इसमें जिसमें आपका राइबोसोम नहीं लगा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सी बात यही समझिएगा। तो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है वो समझिए। यह कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है, यानी कि कोशिका के भीतर जो भी पदार्थ है उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो वो आपका अंतःप्रद्रवी जालिका ही करता है। कोशिकाओं में इनका जो विस्तार है वो केंद्र की बाह्य झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक हो सकता है, यानी कि ये एकदम पूरा कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक का जो बाह्य झिल्ली है वहाँ से स्टार्ट होगा और एकदम ये कोशिका झिल्ली तक जाएगा, मतलब बहुत बड़ा होता है। और यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के ये संश्लेषण में, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में, प्रोटीन के सिंथेसिस यानी संश्लेषण में और वसा के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो आपका दो प्रकार का होगा, एक आपका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक आपका खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट वसा का संश्लेषण होता है उसको बोलेंगे हम लोग चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और जहाँ पे आपका राइबोसोम का सतह पर चिपकने के कारण इसका जो सतह जो है वो खुरदरा हो जाता है और यह प्रोटीन और संश्लेषण का जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अच्छा देखो ऐसे समझो, जहाँ पे आपका राइबोसोम लगा हुआ रहेगा, तो राइबोसोम जहाँ पे लगा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और वो किसका संश्लेषण करता है, तो आपका केवल मतलब कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जहाँ पर राइबोसोम नहीं लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट का और आपका वसा का संश्लेषण करता है। समझ में आया बात को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी, या फिर इसी को बोला जाता है गोल्जी कॉय, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग गोल्जी एपार्ट आपका एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस इसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी को ही। इसके बारे में समझिए ये क्या है, तो पहले आपको समझा देते हैं फिर इसके बारे में बोलेंगे। देखिए गोल्जी बॉडी जो है वो आपका बहुरूपीय होता है, मतलब एक रूप नहीं होता, बहुत सारे इसके रूप होते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं में इसकी जो संरचना है वो अलग अलग होता है। यानी कि गोल्जी बॉडी एक जैसा नहीं होता है, इसका एक जैसा डिजाइन नहीं होता है, अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग कोशिका में इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होगा। गोल्जी बॉडी को कोशिकाओं का डाकघर भी कहा जाता है, डाकघर यानी कि इंफॉर्मेशन घर कहा जाता है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करता है, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है, और यह कोशिका के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। यानी कि जो कोशिका है, इस कोशिका में जो भी आपका कार्बनिक, ऑर्गेनिक और जो आपका अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक जो भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का कार्य गोल्जी बॉडी करता है, इसलिए इसको हम लोग डाकघर कहते हैं कोशिका का। और याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी जो है वो एंजाइमों के निर्माण और हार्मोन के उत्पादन में भी सक्रिय होते हैं। तो देखो अगर आपको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का और वसा का संश्लेषण करना है तो आपको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका चाहिए, और वहीं अगर आपको प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो आपको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका चाहिए, और वहीं अगर आपको मतलब कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करवाना है तो आपको गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी काई चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एंजाइम बनाना है, इसके अलावा अगर आपको हार्मोन बनाना है तो उसमें सक्रिय भूमिका किसका होता है, तो गोल्जी कोई या फिर गोल्जी बॉडी का होता है। समझे, तो इस लाइन को भी आप जो है वो ध्यान में याद रखिएगा। तो गोल्जी बॉडी का रोल इस तरह से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले तो वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे बोला जा रहा है गोल्जी बॉडी के बारे में कि इसकी जो संरचना होती है वो आपका सिस्टर्नी की ढेर जैसी होती है, सिस्टर्नी की ढेर जैसी होती है, ऐसा 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 पूरा एकदम ढेर लगा हुआ है, सिस्टर्नी का ढेर जैसा लगा हुआ है, और इसको ही बोला जाता है सिस्टर्नी। इसका कार्य क्या होता है, ये आपका प्रोटीन और लिपिड का ये संशोधन करता है, पैकेजिंग परिवहन करता है, और लाइजोसोम और आपका स्रावी वेटिकल्स बनाता है। इतना याद नहीं रहेगा ये सब, सिंपल से याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी बहुरूपीय होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो कोशिका होता है उन कोशिकाओं में इसकी संरचना अलग अलग होती है। और गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, और यह कोशिका के अंदर कार्बनिक और आपका अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, और गोल्जी बॉडी एंजाइम का और आपका हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। संश्लेषण मतलब होता है बनाना, ठीक है ना, बनाना, संश्लेषण उसी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो 2-3 पॉइंट और भी याद रखो। एक बताया था हम कोशिका भित्ति जो कि सेल्यूलोज का बना होगा, साइटोप्लाज्मा किसको कहा जा रहा है, तो कोशिका द्रव्य को कहा जा रहा है। कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, तो आपका खनिज लवण हो जाएगा, और अकार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोटीन और वसा हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन और वसा अकार्बनिक पदार्थ है, जबकि
खनिज, और जो खनिज लवण जो है वो आपका कार्बनिक पदार्थ है। तो बोला गया था ना गोल्जी बॉडी जो है वो आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। समझ में आ गया ना? जी हाँ। तो ये गोल्जी बॉडी के बारे में हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कोशिका का नेक्स्ट अंग जो है वो है आपका लाइजोसोम। तो लाइजोसोम के बारे में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। तो वो है आपका लाइजोसोम के बारे में। लाइजोसोम, इसके बारे में देखिए। तो लाइजोसोम के बारे में बोला जाए, इसका संरचना कैसा होता है। तो ये आपका एकल झिल्ली वाले आपका वेसिकल्स होते हैं, एकल झिल्ली वाले, सिंगल झिल्ली इसमें होता है, और जिसमें आपका पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसका लाइजोसोम में क्या है, लाइजोसोम का काम है ये आपका पाचक करता है, ये आपका पाचक एंजाइम होता है इसमें, ठीक ना। तो ये मुख्यतः यानी लाइजोसोम जो है वो मुख्यतः एंजाइम का स्राव करने वाली ग्रंथियों की कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि वैसे कोशिकांग जो कि क्या करता है, एंजाइम का स्राव करता है, यानी कि एंजाइम का स्राव करने वाली ग्रंथियों के कोशिका में होता है। यानी कि जहाँ जहाँ से एंजाइम्स निकलता है, बनता है, तो उन सभी कोशिका के मतलब ग्रंथि में आपका लाइजोसोम पाया जाता है। जैसे कि एंजाइम का स्राव कौन करता है, तो आपका यकृत करता है, थायराइड करता है, ये सभी, इसको याद रखिएगा। और जो ये जो लाइजोसोम होता है वो आपका एकल झिल्ली वाला होता है, यानी कि सिंगल झिल्ली वाला ये वेसिकल्स होता है, जिसमें पाचक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और भी कुछ कुछ है। इसका कार्य क्या है, तो ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन कर देता है, यानी कि उसका ये डाइजेशन कर देता है। और इसको हम लोग कोशिका का सुसाइड बैग भी कहते हैं, यानी कि इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। फिर से समझो, लाइजोसोम जो होता है वो मुख्यतः सिंगल झिल्ली का वेसिकल्स होता है, और ये मुख्यतः एंजाइम का स्राव, जो एंजाइम का जो स्राव करने वाले जो भी ग्रंथि है, उन ग्रंथियों की कोशिकाओं में ये पाया जाता है, जैसे कि यकृत हो गया, जैसे कि थायराइड हो गया इत्यादि। लाइजोसोम जो है वो सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का पाचन करता है। और बोला जाता है कि लाइजोसोम जो है वो पोषण यानी कि ऊर्जा का उपलब्धता की कमी होने पर कोशिकाओं को ही पाचन करती है। यानी कि अगर आप देखिएगा कि अगर आपको खाना पीना नहीं मिलेगा ना, तो अगर आपके बॉडी में खाना नहीं जाएगा ना, तो आपका जो कोशिका है ना, वो अपने ही अंग को खाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा है। यानी कि लाइजोसोम पोषण यानी कि ऊर्जा की उपलब्धता नहीं होने पे अपने कोशिकांगों का ही ये पाचन करने लगता है, उसी को खाने लगेगा। तो इसलिए बोला जाता है ना, पहले आप देखते होंगे कि पहले का आदमी छोड़िए ना, अभी भी डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि आपको जो है ना सप्ताह में जो है वो आपको एक आध दिन जो है वो थोड़ा सा भूखा रहना पड़ेगा, थोड़ा लेट तक भूखा रहना चाहिए। जब आप भूखे रहोगे, जब आपके अंदर भोजन नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं जाएगा, तो ऐसे में जो भी आपके मतलब कि जो भी आपके सेल है जो है अपने अंदर ऑर्गन, जो भी आपके अपने अंदर जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गन्स है, उनको खाना स्टार्ट करेंगे। जैसे में जो आपका बैड जो आपका सेल है, जैसे कि कैंसर सेल वगैरह है, इन सभी को वो खा पी ख़त्म कर देगा। तो ये लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए बोला जा रहा है कि लाइजोसोम जो है वो पोषण यानी कि ऊर्जा की उपलब्धता की कमी होने पर कोशिकांगों का ही ये पाचन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। और इसलिए हम लोग जो है वो कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइजोसोम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ठीक है। सभी का फिगर दिया हुआ है, ये फिगर और भी आसान तरीके से समझाया जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिए केवल अभी, बाकी बात और भी इसको देखिएगा, अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, ये लाइजोसोम का फिगर बनाया हुआ है, लाइजोसोम का। और लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जा रहा है। ये रहा लाइजोसोम, ये पूरा कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है, और ये बीन जैसा दिख रहा है ना, यही आपका जो है वो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, बीन जैसा जो है ना, उसी को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। और यही जो है वो आपका लाइजोसोम है, छोटा सा है सो। लाइजोसोम के बाद हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है वो है आपका राइबोसोम के बारे में। राइजोसोम के बाद पढ़ना है राइबोसोम के बारे में, तो उसके बारे में भी देखिए। इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो ये आपका छोटे छोटे कण होते हैं, और यहाँ बोला जा रहा है कि ये आरएनए और ये प्रोटीन से बने होते हैं, और मुक्त या फिर ईआर से जुड़े हुए होते हैं। देखो, राइबोसोम या तो वो मुक्त यानी कि वो या तो वो खुला होंगे, या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े हुए रहेंगे। अगर अगर वो खुला है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ गए तो उसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम या तो खुले ही होंगे या फिर वो किसी के साथ जुड़ जाएंगे। किसी के साथ करने का सेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ ये जुड़ जाएंगे, और ये छोटे छोटे कण होते हैं, और ये आपका आरएनए और आपका ये प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम का काम क्या है, तो ये आपका प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसलेशन, प्रोटीन का ट्रांसलेशन यानी कि संश्लेषण करता है। संश्लेषण मतलब ये प्रोटीन बनाता है,
और एग्जांपल के लिए बोला गया आपका पैरोक्सीसोम। क्या बोला गया? पैरोक्सीसोम। इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी जो संरचना होती है वो आपका एकल झिल्ली वाला होता है। कैसा होता है? तो इसकी संरचना एकल झिल्ली वाला होता है। इसका कार्य क्या है? तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये विघटन करता है और साथ ही साथ ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ये सभी करता है। तो ये देख लीजिए फिगर राइबोसोम का। हम इसको आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। राइबोसोम जो है वो आपका ये जो रचनाएं है वो आपका प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम जो कि अकेले में रहता है या फिर ये गुच्छों में कोशिका द्रव में ये बिखरा होता है। राइबोसोम जो है वो आपका कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर भी चिपके रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, या फिर वो अपने ऐसे खुला में रह सकते हैं। राइबोसोम जो है वो आरएनए के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि जो आपका आरएनए है, आरएनए 3 तरह का था। एक आपका एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है उन्हीं के आधार पर ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कि इसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि प्रोटीन का निर्माण करना यानी प्रोटीन बनाना। समझ में आ रहा है बात को? जी हाँ। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पे किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे होता है। ये सब ना याद नहीं रहेगा ये सब, ठीक है ना। ये सब याद करने का भी प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। और सभी का फिगर बनाना एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। बोला जा रहा है कि ये आपका केंद्रक है, ये आपका राइबोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं आपका ये अगर अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर ये चिपक जाएंगे तो ये आपका खुदरा अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाएगा। और इसका काम क्या है? तो इसका काम सिंपल सी है, वो केवल कोशिका ये मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो भी आपका एमआरएनए के द्वारा जो भी सूचना मिलता है उसके अनुसार, ठीक ना। ये अकेले भी रहता है, ये गुच्छों में भी बिखरा हुआ रहता है, या फिर अकेले रहता है या फिर गुच्छों में रहता है ये कोशिका द्रव में, ठीक है। साथ ही साथ ये देखिए कोशिका द्रव के अंदर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत रहेगा, उसके ऊपर चिपका हुआ, ठीक है। ये फिगर वगैरह बना दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैक्यूल्स। इसको बोला जा रहा है हिंदी में वैक्यूओल, या फिर इसी को बोला जाता है वैक्यूल्स, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है? वैक्यूल्स, इसी को बोला जा रहा है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि ये क्या है, वैक्यूल्स क्या है। तो वैक्यूल्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये इसका संरचना कैसा है, ये बहुत बड़ा होता है, तरल तरल भरा ये थैला होता है, मुख्यतः ये पौधों में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से राजधानी भी। वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? राजधानी भी। तो बोला जाता है कि कोशिका की राजधानी एक तरह से अर्ध परागमीय झिल्ली से होता है, बना होता है, मतलब घिरा हुआ होता है, अर्ध परागमीय झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल्स जो है वो एक आपका अर्ध परागमीय झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक ना। और ये आपका केवल केवल प्लांट में होता है। इसका कार्य क्या है? तो आपका ये भंडारण करना होता है पानी का और पोषक तत्वों का, और ये टर्गर प्रेशर प्रेशर बनाए रखना होता है, और आपका ये अपशिष्ट जो भी उत्सर्जन है, अवशिष्टों का ये उत्सर्जन करता है, खा पचा के कर देता है, समझो ना ऐसा। ये आपका वैक्यूल्स का जो है वो आपका सेल वॉल होता है। सेल वॉल को क्या कहा जाता है? इसी को ये साइटोप्लाज्मा जो है वो आपका कोशिका द्रव ये रहा। सेल मेम्ब्रेन ये रहा पतला वाला, और ये जो सेल वॉल होता है इसी को बोला जाता है साइकोप्लास्ट, ना सॉरी टोनोप्लास्ट। क्या? टोनोप्लास्ट। और ये देखिएगा कि पूरा आपका ये पानी वाला ये आपका रस वाला रसधानी होता है, इसको इसी को बोला जाता है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स में आपका सेल टैप और आपका टोनोप्लास्ट होता है। टोनोप्लास्ट क्या बोले हैं? ये वाला ऊपर वाला जो है ना अर्ध परागमीय झिल्ली होता है, पूरा ये घिरा हुआ उससे, उसी को बोलते हैं। और ये आपका प्लांट का सेल है। जंतु का सेल ऐसे गोल गोल होगा ना, लेकिन प्लांट का सेल ऐसे इस शेप में होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं कोशिका का अंग, जैसे कि आपका सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स ये केवल जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। इसका संरचना कैसा होता है? तो ये आपका आपका ट्यूब्यूलर संरचना होता है। ट्यूब्यूलर संरचना होता है। इसका कार्य क्या है? तो ये आपका कोशिका विभाजन में स्पिंडल, आपका सिम्पिंडल जो फाइबर्स है इसको बनाता है। तो आपका स्पिंडल स्पिंडल इसको बोलते हैं स्पिंडल। तो स्पिंडल जो फाइबर बनता है आपका कोशिका विभाजन में, तो वो आपका सेंट्रियोल्स के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिका को पढ़ चुके हैं, कोशिका के भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट और भी आपका छूट गया है, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन हम आपको बता देते हैं। वो है आपका लवक। लवक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड।
प्लास्ट बोलते हैं, जो कि आपका 3 तरह का होता है। एक होता है आपका आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है आपका वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है आपका हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, आपका समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो ना सेंट्रियोल्स ये होता है जंतु कोशिका में, और एक और होता है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम होता है जो कि आपका तारकाई कहलाता है, और वो भी जंतु कोशिका में होता है। और उसके बारे में हल्का बता देते हैं कि ये जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार छिद्र होता है, जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल्स, अच्छा सेंट्रियोल्स यही था। अच्छा, सेंट्रियोल कहाँ पे है? सेंट्रियोल से पहले आपको सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय, ये जंतु कोशिका में होता है। तो ये जंतु कोशिका में देखिएगा कि केंद्रक के पास, यानी कि जो केंद्रक है न्यूक्लियस है, उसी के पास एक छोटा सा चमकदार छेदा होता है, छिद्र होता है, जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। और सेंट्रियोल का काम क्या होता है? तो वो आपका कोशिका विभाजन में स्पिंडल जो है वो फाइबर्स बनाता है। अच्छा, ये एनीवे ये छोड़िए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हम बता रहे थे वो है आपका लवक के बारे में बता रहे थे हम ना। लवक के बारे में बोल रहे थे कि लवक के बारे में यानी कि प्लास्टिड्स के बारे में। आपका प्लास्टिड जो है ना, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आपका पहला है आवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में देखिए, ये पौधों के उन भागों के कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना। तो आवर्णी लवक जो है वो आपके जहाँ पे सन का लाइट नहीं पड़ता है वैसे भागों मिलता है पौधों का, जैसे कि जड़ हो गया, और जो आपका भूमिगत जो तना है वहाँ पे आपका आवर्णी लवक रहता है। इसके अलावा दूसरा है आपका वर्णी लवक। तो बोला जाता है कि ये पौधों के रंगीन भागों में होता है। तो पौधों का रंगीन भाग कौन कौन है? फूल है, पुष्प है, फल का जो भित्ति है, यानी कि जो आपका मतलब कि जो फ्रूट का जो भी वॉल है उसमें। इसके अलावा जो भी बीज वगैरह होता है ये सभी रंगीन होता है ना। तो रंगीन भागों में ये आपका वर्णी लवक देखने को मिलेगा, और वर्णी लवक को ही हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो ये पौधों के रंगीन भागों में रहता है, जैसे कि पुष्प, फल का भित्ति, बीज इत्यादि में। और ये आपका लाल, नीले और नारंगी रंग के होते हैं। 3 तरह का कलर होता है, लाल का, पीला का और नारंगी कलर का होता है। इसके अलावा तीसरा आपका हो जाएगा हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये जो मुख्यतः है वो आपका लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और लाइकोप्रोटीन की अगर बात करें तो आपका लिक्विड प्लस प्रोटीन दोनों का बना होगा, इसलिए उसको हम लोग लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो हरित लवक जो है वो आपका लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रहता है। और इसका जो है वो मुख्य कार्य क्या होता है कि सूर्य की जो प्रकाश है, सन का जो लाइट है, उसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या करता है? सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन का निर्माण करता है, यानी कि ये फूड बनाता है, भोजन बनाता है। और इसलिए इसको हम लोग कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यानी कोशिका का जो किचन है, रसोई घर जो है वो आपका हरित लवक होता है, और ये केवल प्लांट में होता है। समझ में आ गया? तो तीनों चीज़ समझाते हैं फिर से हम। लवक जो है वो केवल प्लांट में होगा, और ये 3 प्रकार का होगा। जो आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जो आवर्णी लवक है वो केवल पौधों के मतलब कि जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलता वहाँ पे ये पाया जाएगा, जड़ में, भूमिगत तना में। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट ये पौधों के रंगीन भागों में मिलता है, और ये 3 तरह का होगा, लाल, पीला, नारंगी। और हरित लवक ये क्या करता है? ये आपका लाइकोप्रोटीन का बना होता है, यानी कि आपका प्रोटीन प्लस लिक्विड दोनों का बना हुआ रहेगा। और इसका मुख्य काम क्या है कि ये सनलाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंतर्गत ही ये खाना बनाएगा पौधों के लिए, और इसके लिए बोला जाता है इसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जा रहा है। समझ में आ गया? जी हाँ। अब देखिए लास्ट में जो आपका कोशिका द्रव जो है साइटोप्लाज्मा, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है उसके बारे में हम समझाया नहीं है। सब चीज़ तो आपका साइटोप्लाज्मा में ही है। तो साइटोप्लाज्मा के बारे में एक छोटा सा बता देते हैं। साइटोप्लाज्मा के बारे में कि केंद्रक में महीन धागों की जाल। अच्छा अच्छा, ऐसे देखो, कोशिका द्रव्य पढ़ो, अरे वो केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या है? तो आपका कोशिका का अंदर, केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ है वो आपके केंद्रक द्रव्य में रहेंगे, और कोशिका द्रव्य यानी केंद्रक के बाहर जितने भी पदार्थ है वो सभी कोशिका द्रव्य के भाग कहलाएंगे। समझो फिर से, केंद्रक क्या है वो आपको बता दिया गया था कि कोशिका द्रव्य के बीच में एक गोल और गाढ़ा संरचना होता है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, और ये चारों ओर एक दोहरे परत की झिल्ली इसमें होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में जो भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों का आदान और प्रदान होता है।
केंद्रक द्रव्य मतलब केंद्रक के अंदर वाले पदार्थ इसमें शामिल होंगे। कोशिका द्रव्य यानी कि केंद्रक के बाहर वाले जितने भी पदार्थ हैं वो कोशिका द्रव्य के पार्ट हो जाएंगे। और केंद्रक में महीन महीन धागों की जाल जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन जो है वो आपका डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र या फिर जो क्रोमोजोन है वो महीन, लंबे और कुंडलित धागे के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आपका जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक जो कोशिका, इन सभी का विशेषता देखेंगे एक करके। सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता देखेंगे, इसका संरचना। तो इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, इसके अलावा पीली प्लेजेक्टा जो कि गति के लिए है, सेल वॉल जो कि आपका पेप्टी डोगलाइकन, ये छोड़िए सब। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में याद रखिए, इसका कार्य क्या है। यह बहुत ही सिंपल होता है लेकिन ये कुशल होता है। कोई इसमें जो है वो आपका न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते हैं। और सभी प्रतिक्रियाएं जो है वो आपका किस में होता है, वो आपका सभी प्रतिक्रियाएं या जो भी प्रोसेस है या प्रक्रियाएं जो है वो आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। और कोशिकीय कार्यों का समग्र महत्व देखिए। अच्छा ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेषता। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेषता बता दिया गया था, फिर हम लोग थोड़ा सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता हम लोग पढ़े ही हैं, उसको सोच के थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, ज़्यादा इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं जो भी आपका जो कोशिकीय जो कार्य है उन सभी का समग्र महत्व क्या है। तो ये जो कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, उन सभी का महत्व क्या है उसके बारे में देख लीजिए। तो याद रखिएगा कि ये आपका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म संश्लेषण, और आपका कैटाबॉलिज्म यानी कि विघटन ये करता है। तो ये उपापचय का कार्य करता है, यानी कि इसमें आपका संश्लेषण का कार्य करता है एनाबॉलिज्म, और विघटन यानी कंपोजिशन का काम करता है, डिकम्पोजिशन का काम करता है कैटाबॉलिज्म। ये आपका वृद्धि और विभाजन करता है ये आपका माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसके अलावा देखिएगा कि आपका ये परिवहन का कार्य करता है, ये आपका सक्रिय और निष्क्रिय। संचार में कैसे है, तो ये आपका कोशिकाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जैसे कि गैप जंक्शन। अनुकूलन, ये पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी करता है। और कोशिकीय संरचना जीवन की जटिलता को ये दर्शाती है, और इसके अध्ययन से हम लोग कैंसर हो गया, आनुवांशिक रोग हो गया, इन सभी को हम लोग समझ सकते हैं। तो कोशिकीय संरचना जो है वो जीवन की जो भी जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको ये दर्शाती है। और इसके अध्ययन से, इसके स्टडी से हम लोग कैंसर हो गया, आनुवांशिक रोग हो गया, इन सभी को हम लोग समझ सकते हैं। समझे बात को, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कोशिका झिल्ली अब हम लोग थोड़ा सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली यानी कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। पादप कोशिका में राजधानी होता है, जबकि जंतु कोशिका में राजधानी ज़्यादातर अनुपस्थित होता है, कुछ में होता है। पादप कोशिका में लवक होगा लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं होगा। पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार सापेक्ष रूप से थोड़ा सा छोटा होता है। पादप कोशिका द्रव्य जो है, पादप में कोशिका द्रव्य जो है वो पतला होगा, जबकि जंतु कोशिका में देखिएगा कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। पादप कोशिका में केंद्रक जो है वो छोटा होगा, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो है वो बड़ा होगा। पादप कोशिका में जो सेंट्रोसोम जो है वो नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिका में लाइजोसोम जो है वो ज़्यादातर अनुपस्थित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे आपका लाइजोसोम जो है वो आपका उपस्थित रहता है। तो ये सभी जो बेसिक पॉइंट है इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में इतना ही लिख पाइएगा, ज़्यादा आप कंटेंट बढ़ाकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका द्रव्य और उसके कार्यों को बतलाइए, तो इतना ही अगर आपको पॉइंट लिखने के लिए जितना भी हम समझाएं ना 1 घंटा 8 मिनट में, आप इतना पॉइंट 5-6 पेज में लिख भी नहीं पाइएगा। तो आपका कमी में ही जो है वो बात बन जाएगा। थोड़ा ही आपको जानकारी चाहिए, पूरा डिटेलिंग आपको जो है वो उसके बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद आप पादप कोशिका का और जंतु कोशिका का फिगर भी बना दीजिएगा बाकायदा, और एक अलग से जो है वो पादप कोशिका जंतु कोशिका का फिगर बनाने के बाद भी जो है वो आप जितना भी ये सब बताइएगा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हो, लाइजोसोम बता रहे हो, उन सभी का भी छोटा फिगर बनाते हुए चलिएगा। तो ये देख लीजिए, पादप कोशिका का फिगर इस तरह से है, जबकि जंतु कोशिका फिगर इस तरह से होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या है सभी के बारे में आपको एक करके बतलाना है।
कहाँ पे लवक है, कहाँ पे राइबोसोम है, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे राजधानी है, कहाँ पे कोशिका द्रव्य है, कहाँ पे केंद्रक है, कहाँ पे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, कहाँ पे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है। इन सभी के बारे में क्या करके आपको बतलाना है। कहाँ पे कोशिका भित्ति है, सभी के बारे में हमको बताना है। कहाँ पे केंद्रक में देखिए क्या क्या है क्या नहीं है, तो एक एक करके सबको बतलाना है आपको, तब जो है वो चीज़ें आसान होगी। तो अभी तो एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है, कोशिका वाला ये टॉपिक। देखिए इसमें 2 टॉपिक दिया हुआ था आपका, यूनिट 1 में एक टॉपिक और यूनिट 3 में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है। तो यूनिट 1 में जो टॉपिक दिया हुआ है कोशिका संरचना और इसके कार्य, ये टॉपिक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके बाद कोशिका का जो जनन है, जिसमें हम लोगों को कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस और आपका जो मियोसिस जो है डिवीजन प्रोसेस, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 2 टॉपिक है कोशिका से संबंधित, जिसमें से एक टॉपिक कोशिका संरचना और उसके कार्य वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो इसका दूसरा नंबर टॉपिक कोशिका जनन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो सेकेंड नंबर क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वो भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको 1 घंटा में समराइज नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कम से कम 1.5 घंटा चाहिए अलग से, 1.5 से 2 घंटा, समझे बात को। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे अलग से ही। तो ये आपका बायोलॉजी का क्लास 1 था, और इसमें क्लास 1 में हम लोग इतनी सारी बातों को समझे, और इसी तरह धीरे धीरे ही सही हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि कम से कम आपका 20 क्लास में जो है ना, आपका बायोलॉजी वाला भी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा 20 क्लास में ही। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।